अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो उस रात वापस आया ही नहीं था। मन्नत ने नींद में ही उठते कई बार घड़ी को देखा था। अगले दिन भी उसने सारा काम कर लिया था सब, लेकिन वो अभी भी नहीं आया था। उसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट ऊपर का मासूम हो जाती। शाम के 7 बजे मेन गेट खुलकर बंद हुआ था। वो जानती थी कि वही है, इसलिए कोई रिस्पॉन्स ना दिया। वो अंदर आया और सीधा बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी मौजूदगी का इल्म था उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? उसके पास जाते हुए पीछे से उसके सर पर लब रखते उसने ऐसे पूछा था जैसे कुछ हुआ ना हो। मन्नत ने जवाब देना मुनासिब ना समझा था। वो जान गया कि उसे मालूम हो गया है। मन्नत, क्या मैं क्लियर करूं? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, जिसकी जरूरत मालूम नहीं होती। यहाँ उस हबड़ के मतलब बात कर रहे थे। खाना खाकर आई हैं या लगवाऊं? मन्नत उसकी तरफ चेहरा करते हुए पूछा, जो संजीदा सा खड़ा अब भी उसे देख रहा था। भूख नहीं है, उसने कहते हुए मन्नत की आंखों में देखा, जहाँ पर ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। उसे तो लगा था कि वह शोर मचाएगी, चीखेगी, उस पर नाराज होगी। मन्नत ने अपना खाना निकाला और वहीं बैठी खाने लगी तो वह भी फ्रेश होने चला गया। वो बेहद थका था, लेकिन मन्नत की रिएक्शन को देखते वो परेशान हुआ था। मन्नत, मन्नत! वो वहीं कमरे से उसे आवाजें देते हुए बुला रहा था। वो सुनकर अनसुना करती हुई लकवे मुंह में डालने लगी थी। वो लंबे डग बढ़ता हुआ बाहर आया, उसका सर पर खड़ा हुआ। सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज, या सुनना नहीं चाह रही? मैं खाना खा रही थी, मर्द ने तहम्मुल से जवाब दिया तो उसने होंठ बीचे। वो चीही वो चीख चला लेती तो उसे हैंडल कर लेता, लेकिन वो सब क्या कर रही थी? कपड़े निकालो मेरे आकर। उसने मन्नत का जूठा गिलास उठाकर अंदर मौजूद बचा हुआ पानी पीते हुए कहा। खाना खा कर आऊंगी, इंतजार कर सकती हैं तो काल ले, नहीं तो निकाल ले। वो आखिरी लुकमा मुंह में डालती हुई बोली, तुम्हारा खाना खत्म हो गया है। तबरेज शान ने कहते हुए झटके से उसे खड़ा किया। अभी कुछ कहता कि मन्नत को हिचकी लागी थी। वो फौरन पानी डालकर उसके आगे किया, जिससे वो नजरअंदाज करती हुई अंदर कमरे में चल पड़ी। वो कई लम्हे अपने हाथ में वो गिलास को देता रहा था और फिर गिलास के टूटने की आवाज मन्नत ने उसके कपड़े निकालते सुनी थी। वो वापस आया और तकरीबन उसके हाथ से अपने कपड़े झपटता हुआ बाथरूम में बंद हो गया। उसने जाकर चाय बनाई। ऐसा भी ना करती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थे। उसकी चाय बनाकर लाकर उसके मेज पर रखी और खुद ऊपर छत पर चली गई। वो बाहर निकला तो बाप उठता हुआ मग सामने था, लेकिन वो नहीं थी। उसने मग उठाया और बाहर निकला। ये लड़की मुझे जलील करवा कर छोड़ेगी। छत का खुला दरवाजा देखे वो वहीं से बड़बड़ाया और ऊपर चला गया। वो झूले पे बैठी थी, बूंदाबंदी होते हुए देख रही थी। तो बेटा कहाँ है तुम्हारा? उसके साथ बैठे तबरेजा ने संजीदगी से इस्तफसार किया। क्या मैंने आपसे कोई सवाल किया? उसकी आंखों में देते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, जो पूछा उसका जवाब दो। बेटा अगर मैं ना देना चाहूँ तो? वो आज जिद पर रही थी। अब वो जिद में ही रहने वाली थी। मन्नत, फजूल की बातें नहीं सुननी मुझे। वो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। अभी सिर्फ सुकून चाहिए मुझे। तो सुकून को आपको मेरी जात से तो नहीं मिलेगा। दुरेत, आप किस किस पर काम कर रहे हैं? आईजी ने दिया है, तुम छोड़ो इन सब को और बताओ कि डॉक्टर ने कब बुलाया है। उसने उसका ध्यान भटकाना चाहा। हफ्ते को बोला था उन्होंने। अच्छा ठीक है, कल मुझे थाने जाना है। जरा सी तेरी तबीयत बिगड़े तो मुझे फोन कर देना, ओके? रुबाब और बासत नहीं आएंगे क्या? उसकी उनकी मर्जी। एक लफ्जी जवाब, आप ही नाराजगी खत्म कर दे। उसने दुरेत की हथेली पर लकीरें खींचते हुए कहा। अच्छा, मैं वो सब भूल जाऊँ? तुमसे भी बहुत हिसाब निकलते हैं। बस मैं तुम्हारी कंडीशन का लिहाज कर रहा हूँ, और वो जो कुछ मेरे साथ मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है कि ये आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं, या वो सब कर सकती हैं जिसका इल्जाम तुझ पर लगाए बैठी हो? दुरेत, मैं नहीं जानती हकीकत, और जानना भी नहीं चाहती। तुम मुंह फेर कर बैठ गई हो। क्यों हकीकत जानने की कोशिश नहीं करती कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों? कौन था इन सब के पीछे? मैं इन सब से बहुत ही आगे निकल गई हूँ दुरेत। वो वापस नहीं जाना चाहती। मेरी जात को कुटहरे में खड़ा करके मुजरम कह कर तुम बड़ी रजमा नहीं हो सकती। रुबैशा हक, अपने असल मुजरम को ढूंढो और सजा दो, तभी तुम खुद के साथ और हमारे रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाओगी। तो उसका मतलब इस रात वहाँ कोई और? मुझे अफसोस रहेगा राबी के अब तक तुम मेरे लम्स को पहचान नहीं पाई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था दुरेत। सो जाओ, अब ये सब मैं खोलना नहीं चाहता। दुरेत ने उसे लटाते उसके माथे पर पैर किया। दुरेत, क्या आप उसे सजा देंगे? एक आखिरी सवाल। मैं उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। उसने मुतमिन होकर आंखें मूंद ली। वो शख्स खड़ा था उसके सामने। वो सो गई तो दुरेत वापस अपने काम में मशगूल हो गया। क्या वो पकड़ा जा चुका है? उसे फोन कान से लगाया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। जिस सर आज वो श्रीलंका से वापस आया था, यहाँ पाकिस्तान में उसकी डील थी किसी के साथ। ओके, कहाँ रखा है उसे? सर वही जहाँ उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ उसने जवाब आया तो वो मुस्कुराया। उसे इतनी तकलीफ दो कि उसकी आंख से आंसू गिर पड़े, और जब वो रोते फरियाद करने लगे तो बस मुझे बुला लेना। वो कई महीनों से इस केस पर काम कर रहा था। रुबाब को जो शख्स पढ़ाया करता था वो किसी माफिया के बंदे के अंडर काम करता था। ये बात सुनते ही वह कांप गया था। अगर सही वक्त पर बादशाह को पता ना लगता तो शायद आज रुबाब उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। और फिर वो शख्स के पीछे श्रीलंका तक गया था, और वहां पर जाते उसे मालूम हुआ था कि जिस शख्स के अंडर वो काम करता है उसे गद्दारी के
के सबब छुपता फिर रहा है। दुल्हन ने अपनी गेम शुरू की थी और प्लान बनाया। उसने पाकिस्तान में कुछ लोग हायर किए थे जो उसके डील करने वाले थे। वो डील लाखों की थी। यही एक तरीका था जो उसे श्रीलंका से यहाँ ले आता, लेकिन उसका एयरपोर्ट पर जाना भी मुश्किल था क्योंकि उसे ढूंढा जा रहा था। वो जान गया था कि कुछ लोगों को सजा कुदरत खुद दे देती है। वो उसे छोड़ भी सकता था क्योंकि आज नहीं तो कल माफिया के लोग उसे मार देते, लेकिन वो कभी अपनी बीवी का बदला ना ले पाता, अपनी बीवी की नजरों में सुरखरू ना हो पाता। मैं खुद ये सब कर सकता हूँ यार। बादल ने उसे अपने सामने खड़ा करते हुए अपने चाय का कप पकड़ाया। उस वक्त खिड़की से बाहर सड़क पर देख रहा था। क्यों, आपको मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता? बात अच्छा लगने की नहीं है रुबाब, मैं ये सब खुद कर सकता हूँ। तुम क्यों मेरी आदतें खराब करने पर तुली हो? उसका मतलब आपको मेरा अपने लिए काम करना पसंद नहीं? आप बहुत नाशुक्र आदमी है। किसी और शख्स को मैं मिलती तो वो मेरी कितनी कदर करता, मेरा शुक्रगुजार होता, मुझसे मोहब्बत करता और अपने कंधे पर दर्द महसूस करते उससे मुड़ना चाह। बादल ने अपने होंठ उसके कंधे पर रखने के बजाय दांत काटे थे। ये बकवास मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनो। तुम बादल से आके हक में आनी चाहिए। मेरी मलकियत थी तुम और मेरे पास ही आई, किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोबारा ये सब ओल फोल ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से। उसके हाथ से अपना कप थामते चाय का घूंट पीते हुए वो घुराया था। उफ, मैंने एक सरसरी सी बात की थी बादल, अब न जाने कहाँ पहुंच जाती है। मैं कहीं नहीं पहुंचा, तुम ध्यान रखना आइंदा। और एकदम पीछे हुआ तो रबाब को अफसोस हुआ कितने खूबसूरत लम्हात उसकी बेवकूफी ने जाया कर दिए थे। अच्छा वापस आए ना, रुबाब ने कहा तो बादल ने आंखें दिखाई। आप जब रोज से कहते हैं ना कि मैं आती हूँ ना, चले वापस आए। रुबाब ने उसे इसी के अंदाज में आंखें दिखाए तो उसे घूरता हुआ वापस आया। फिर झुकते हुए उसकी घुरती हुई आंखों को चूमा। खाना अच्छा बना था और जरूरी नहीं कि हर बार तुम मेरी तारीफ की मुंतजिर हो और मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान के कलम्बे मिला दूं। ये सब मुझसे नहीं होता। मैं सैर होकर खाना खाता हूँ, उसे तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। और अगर मुझे खाना पसंद भी आएगा मैं तब भी वही खाऊंगा क्योंकि वो तुमने खास मेरे लिए बनाया इसलिए। रुबाब ने उसके हाथ पर बोसा दिया तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। बासत, आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? हमेशा मन में रहने वाले सवाल को उसने आज जुबान दे ही दी थी। मोहब्बत एक अनकहा सा जज्बा है जिसमें मैं कभी भी आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आज कल मुस्तकबिल में, बचपन में, कभी भी। ये एक लम्हे का खेल नहीं होता, लेकिन एक लम्हा लगता है कोई दिमाग से दिल तक का सफर कर लेता है। क्या आप पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? उसे टोकती हुई बोली। नहीं। क्यों? वो उदास हुई। पहली नजर में मुझे नहीं लगता कि किसी को मोहब्बत हो सकती है। पहली नजर में आपको कोई पसंद जरूर आ सकता है, आपको कोई मुतासर कर सकता है, लेकिन मोहब्बत एक बहुत ही खास जज्बा है। मेरा सुकून कहाँ है और मुझे किस तरह उसे हासिल करना है मुझे मत सिखाओ। अगर यह सुकून मैं लेने पर आ गया तो तुम रोक नहीं पाओगे मुझे। और उसे बहुत कुछ बाबर करवा गया था। बारिश तेज होते ही वो सामने दीवार के साथ खड़ी होती, नीचे चलती हुई सड़क को देखने लगी। वापस आओ। वो शेर के नीचे पड़े हुए झूले पर बैठा उसे बिकते हुए देखते हुए बोला, आप सो जाएं जाकर, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। मन्नत ने बिना मुड़े वहीं से जवाब दिया, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो मन्नत। वो संजीदगी की आहरी आहट पर था। अच्छा, जो अब इतने ही पुरस्कून अंदाज में मसूल हुआ था उसे, यहाँ आओ, बहुत भीग लिया है। तबरेजा ने आखिरी बार उसे बुलाया था, लेकिन वो चलती हुई सड़क पर निगाहें टकाए उसे फिर से अंदाज कर गए थे। वो तन तन करते उसके पास पहुंचा, झटके से खींचता छेड़ के नीचे लाया। बेवकूफ हूँ मैं, पागल लग रहा हूँ तुम्हें? उसके बाजू को गिरफ्त में लेता हुआ उदाड़ा। मुझे किसी भी मौजूद पर आपसे बहस नहीं करनी। तबरेज, उसका लब्बो लहजा सब बदल गया। मन्नत और मंगनी, अब मंगनी तो क्या शादी भी कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों में आंखें डालती हुई मजबूत लहजे में गोया हुई। और क्यों फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? तबरेज को उसका ये पुरस्कून लहजा, उसका बदला हुआ अंदाज सा भी जहर लग रहा था, क्योंकि आप मेरे नजदीक अपनी अहमियत खो चुकी हैं। वो कितनी आसानी से बोल गए थे। तबरेज ने उसका हाथ थामा और खींचता उसे वापस कमरे में लाया। हीटर ऑन किया, उसे कपड़े निकाल कर उसे थमाए। चेंज कर करा तो फिर मैं तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाजा आज अच्छे से करवाता हूँ। वो जड़हन्ना तेवल ये बोला तो वो वॉशरूम में बंद हो गए। वॉशरूम में बंद होते ही वो दरवाजे के साथ बैठती अपना चेहरा घुट्टू में छुपा गए। कितना अजियत देता खुद से मुंसलिक शख्स को बांटना, जो हवा उसने कल देखी थी, जो पूरा शहर जान गया था कि बिजनेसमैन तबरेजा अपनी यूनिवर्सिटी की गर्लफ्रेंड अपने बाप के दोस्त की बेटी से मंगनी कर चुके हैं और जल्द शादी का इरादा रखते हैं। अभी तो उसने दिमाग ने उस शख्स के साथ हवा बुनने शुरू किए थे और अभी उसने सब खत्म कर दिया। वो कम से कम इस वक्त उस शख्स के रूबरू नहीं आना चाहती थी। उसे वक्त चाहिए था शायद, या उससे दूरी। वो कपड़े बदलती हुई वापस आई। चेहरे को अच्छे से धो लिया था। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे वापस जाना है। वो बाहर आती अपना पहले दिन के पहने सूट का दुपट्टा ढूंढने लगे। मन्नत, मेरा इस वक्त दिमाग खराब मत करो, लेटो जाकर। तबेशा ने फोन चेक किया, जहाँ लोगों के 1000 पैगाम थे, उसके काम के, मीटिंग्स के, उसकी मंगनी के, मुबारकबाद के और सारा के भी।
اس لیے اس نے یہ سب کھیل کھیلا تھا، اسے بامشکل وہاں سے نکال کر وہ وہاں پاکستان لایا تھا۔ اس شخص نے اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھوائی تھی، لیکن اسے سزا یہاں پاکستان میں دینا چاہتا تھا۔ اس نے حکومت سے اس کے بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا، وہ سب ذاتی طور پر کر رہا تھا، کیونکہ اگر یہ بات سامنے آتی تو اسے ربیشہ کو سامنے لانا پڑتا اور پھر عدالت کی طرح طرح کے سوالات ربیشہ کو گھسیٹتے۔ وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح کہا تھا کہ اسے یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں سچے لوگوں کا ٹرانسفر اگلے دن ہی کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے پہلے ہی اسے معلوم ہوا کہ پروین ربیشہ کی ماں جیل سے بھاگ گئی ہے۔ اسے ربیشہ کے بارے میں سب کچھ بہت سال پہلے جان گیا تھا۔ تب سے ہی وہ اس کے تایا اور ماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تایا تو نفسیاتی بن گیا تھا۔ ایک روز سال پہلے جیل میں ہی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور پروین نامی عورت پر سے اس کا دھیان تب ہٹا تھا جب وہ دوسرے کیس میں پڑ گیا۔ اس کا دھیان بھٹکا اور وہ عورت بھاگ نکلی تھی، اس لیے اس کا کام سخت ہو گیا تھا۔ اس نے ربیشہ کو سیکورٹی سخت کر دی تھی، نامحسوسات انداز میں۔ ربیشہ کو وہ ان سب سے ابھی بہت دور رکھنا چاہتا تھا۔ ایک ہلکی سی خبر بھی اس کی صحت کے لیے بڑی ثابت ہو جاتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ عورت ربیشہ کو ضرور ڈھونڈے گی، جس کی وجہ سے اسے اتنے سال جیل میں رہنا پڑا تھا۔ وہ وہاں سے نکل جاتی، لیکن 2 سال پہلے جب درے نے ربیشہ کے بارے میں سب پتہ کروایا تھا، اس نے اس عورت پر پچھلے تمام کیسز کھول کر اس کو عمر قید کی سزا سنوا کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ جانتا تھا کہ ربیشہ کو وہ ڈھونڈے گی اور اپنا بدلہ لے گی۔ وہ تھک گیا تھا ان سب میں، پرسکون زندگی چاہتا تھا جلد۔ وہ سارے کیس کھول بیٹھا تھا۔ ایک کیس جو اس سے اب بھی حل نہیں ہو رہا تھا، وہ تھا اس کی ماں کا کیس۔ اس کے باپ نے اسے امید دلائی تھی کہ وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں کو مارا ہے۔ وہ جتنا اپنی ماں کے کیس کو سنبھال رہا تھا، وہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سالوں کے بلڈ ٹیسٹ دوبارہ سے کروائے تھے اور بلڈ ٹیسٹ تبریز کے باپ سے ملا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ وہ اس وقت سرفراز کو ہینڈل کر رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ کرتا، وہ وہاں آیا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا، اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ چلو سونا نہیں ہے؟ باسن نے اسے منگ تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں کہ بچی، مجھے صبح جانا بھی ہے۔ یہ تو چھٹی کر لیں آپ میرے لیے، تو ایک چھٹی کر لیں آپ میرے لیے۔ رباب نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ رباب سیدھے طریقے سے بتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے اسے۔ آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے باسط؟ اس نے اچانک اسماء کی طرف دیتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکا۔ واپس اس کے پاس آتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ بناتے اسے دیکھا جو انسیکیور سی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسا کبھی ظاہر نہیں کیا۔ کبھی محبت کو ظاہر کرنا ضروری ہے تمہیں؟ کبھی میرے انداز سے محسوس نہیں ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے لفظی اقرار تو کبھی نہیں ملا۔ وہ افسردہ تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ لفظی اظہار ہمارے پاکیزہ رشتے میں ضروری ہے۔ تم صرف میرے انداز سے جان لو۔ کسی کاندھے پر لب رکھتا ہوا بولا تو وہ خاموش ہوگی۔ رباب تم ضروری ہو یار۔ اب سے نہیں، بہت سالوں سے اس محبت کا باقاعدہ اظہار میں تب کروں گا جب تم مجھے کچھ دو گی۔ کیا؟ وہ یکدم پرجوش دکھی تھی اسے۔ باسط نے اس کو خود کی طرف موڑا اور کھڑکی کے ساتھ لگایا۔ چھوڑو، تم نہیں دے سکو گے۔ کیوں نہیں دے سکوں گی؟ میں ضرور دوں گی، اسے ظاہر کے لیے بھی کچھ بھی کر دوں گی۔ وہ پرجوش تھی بے حد۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری صحت تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ اس کے کمزور جسم کو نشانہ بنا گیا تھا جس سے وہ فٹ کہتی تھی۔ یہ کمزور نہیں ہے، فٹ ہے ایک دم۔ لڑکیاں مرتی ہیں ایسی کمر کے لیے۔ وہ اتر آئی۔ اچھا چلو سوئیں، پلیز بتائیں نا کیا چاہیے، میں جلد دے دوں گی۔ پھر آپ نے اچھا سا گھٹنوں پر بیٹھ کر بالکل فیری ٹیل کی طرح اظہار محبت کرنا ہے مجھ سے؟ پکا دو گی؟ پکا بتا دو؟ ہاں جلدی کریں، اولاد چاہیے مجھے ہماری۔ باسط نے کہتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ رباب کا چہرہ گلابی ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا، مجھے پتا تھا۔ باسط سے دیتے ہوئے اس کی ناک کو چوما۔ رباب نے اسماء کو دیتے دل میں دعا مانگی تھی۔ اس شخص نے جو مانگا تھا وہ اسے کیسے نہ دیتی؟ یہ محبت تھی کہ محبوب جان بھی مانگے تو گریس نہیں، وہ تو پھر اسے اولاد چاہتا تھا۔ تبریز شاہ، اس وقت آپ میرے منہ مت لگے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اس کے نزدیک آتا فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ میرا گھر تھا ہی نہیں کبھی، نہ آج نہ کل۔ اسے پہلے کہ کوئی مجھے آ کر دھکے مار کر نکالے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا ہی رہے گا، باقی بحث صبح کریں گے ہم۔ وہ اس وقت بات کو ٹال رہا تھا کیونکہ اس وقت وہ بس سونا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکل گئے تو وہ جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا تن فن کرتا اس کے پیچھے آیا جو ٹی وی لاج میں پہنچ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتا زبردستی کمرے میں لے کر گیا اور بستر پر دکھا دیا۔ ایک بار یہ بکواس سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ نظر آ رہا ہے نا کہ تھکا ہوا ہوں، کچھ پال سکون کے چاہتا ہوں، اس کے بعد سب بتا دوں گا۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں، اور میں ان سب کی عادی نہیں ہوں، وہ اپنے گھر کی عادی ہوں میں۔ یہ میرا عارضی بسیرا ہے، ایک سفر جو بیکار گیا۔ مطلب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میرے ساتھ گزرا تمہارا وقت بیکار گیا؟ وہ ایک گھٹنا بیٹھ پر اس کے نزدیک رکھتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ ہاں، منت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ ایک بار خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اب صرف اس کا نہیں رہا تھا، اس محبت اس رشتے میں شریک کیا تھا اس نے، اس کی معافی نہیں تھی اس کے نزدیک۔ کل خود کی ذات کو رلتے دیکھنے سے اچھا تھا آج وہ خود کے لیے کچھ کھا لیتے۔ تبریز شاہ اٹھا، دروازے کو
ठोकर मारते आवाज बंद करता हुआ बत्तियां बुझाता उसके तरफ आया। उसके तेवर देते वो रुक गई थी, अपनी जगह से उठती कि वो वापस उस पर झुकता। उसके तमाम रास्ते बंद कर गया था। तब्रेज शाह ने 2 लम्हे हल्की रोशनी में उसके चेहरे को देखा और फिर नरमी से अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा थमते उस पर झुका, लेकिन वो सराय से अपना सर बाएं तरफ मोड़ गई थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसकी गर्दन पर झुका अपनी वहशत उसमें अंडेल रहा था। उसके दांत अपनी जल्द में महसूस करते उसके मुंह से सिसकी निकली थी। उसे दूर करना चाहता, लेकिन उसने दोबारा हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। तब्रेज हटे पीछे, वो चीही थी, तुम्हें सब बेकार लग रहा है ना बीवी? मैं मेरे साथ गुजरा हुआ वक्त, हमारा रिश्ता, तो मैं तफसील से तुम्हें नफरत करवाता हूँ उन सबसे। आपसे नफरत तो मुझे हो चुकी है तब्रेज, उसने कहा। तो तब्रेज शाह ने झटके सर उठाते उसको देखा, जिसकी आंखों से आंसू किताब पर किताब बह रहे थे। जिस दिन मुझे तुम्हारी आंखों में नफरत दिखी, उस दिन तुम मेरे हाथों मार जाओगी, वो कहता उसके गाल पर काट गया था। तुम ये नहीं कर सकते, वो चीही। तमीज मत मत बोलो अपनी मन्नत, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दारा, मैं तमीज मत बोलूं, लेकिन अब अखलाकियात और लिहाजा भूल जाए, किसी दूसरी औरत से मंगनी काले और शादी करके यहाँ इसी कमरे में इसी बिस्तर। तब्रेज शाह उस पर झुका और अपनी वैसे उसमें अंडेरने लगा। मन्नत की सिसकियां कमरे में सुनाई दे रही थी। इस कमरे तक रसाई सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी, उसके कान के पास वो बोला। तो मन्नत ने होंठ काट डाले अपने। कमरे में मैंने से खामोशी का राय था। मन्नत की अत्तल पत्तल होती हुई धड़कनों का शोर था। तब्रेज शाह ने अपनी वहशत को नरमी में बदल दिया था और उस पर बिन मौसम की बरसात की तरह बिखरा उसे नरमी में खुद में समा गया था। उसे समझाना बहुत ज़रूरी था कि इसकी जगह कोई और नहीं लेगा। उसे बताना बहुत ज़रूरी था कि वो तब्रेज शाह के लिए क्या है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसे देता वो चिया। अरे इतनी जल्दी भूल गए कि मैं कौन हूँ? चलो याद करवाता हूँ। याद है कि 10 साल पहले मेरी बैंक को पढ़ाया करते थे तुम, रुबाब यजदानी। उस लड़की ने आंखें खोलकर बंद की तो जैद ने तमसर राती हुई नजरों से उसको देखा। उसे मैंने कुछ नहीं कहा था, जाने दो मुझे। उसे नहीं कहा था, उसका हमेशा किसी और ने भुगता था। इस रात तुमने रुबाब पर हमला किया था, ये जाने बिना कि वो रुबाब नहीं कोई और लड़की है। लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। वो एक बार फिर चीहा, क्योंकि मैंने होने नहीं दिया था। दुरेद अपनी जगह से खड़ा हुआ। जानते हो वो लड़की कौन है? उसके जले पैर पर दुरेद ने अपना बारी फूट रखा तो बिलबिला उठा। बीवी है मेरी। वो आज तक मुझे अपना गुनाहगार समझती आई है कि उस रात को मैंने ऐसा क्यों किया तूने ऐसा? अब खामोशी से बता। देख तेरा जिस्म और सकत नहीं रखता। दुरेद ने गर्म वैक्स की बाल्टी उस पर रखते हुए कहा था। नहीं, ये नहीं, मैंने बदला लिया था। तेरी बहन ने उस लड़के को सब बता दिया। वो लड़का न जाने क्यों तेरी बहन को बचा रहा था उसने, और तूने मुझे निकाल दिया। लेकिन तूने उसका अन्ना का मसला बना लिया। दुरेद चलाया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। नहीं, शायद मैं जाने देता, लेकिन साले ने मेरे घर आकर मुझ पर हाथ उठाया। साला तेरी बहन थी, वो क्यों बीच में पड़ा? ये नया इंकशाफ था दुरेद के लिए। तो उसका मतलब बात बचपन से रुबाब, तुम उस रात क्या लेने आए थे? दुरेद सब जानता था, लेकिन फिर भी उसे पूछने लगा। मैं बदला लेने आया था। उस साले ने मुझे मेरे घर में आकर मारा। मैं भी घर आकर तेरी बहन की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन मेरे हिसाब में गलती हो गई। मैं भूल गया कि ये तेरा फ्लैट है, घर नहीं। लेकिन लड़की की मौजूदगी से उसे तेरी बहन समझा था, और फिर वो खामोश हुआ। दुरेद वो लम्हा कैसे भूल सकता था जब उसने देखा कोई शख्स उसकी लड़की पर उसके घर में उसकी निगरानी में वाक़ बढ़ा। वो लड़की अब नीम बेहोशी की हालत में थी। सरफराज के कपड़े उधेड़ चुका था। उस लड़की के गर्दन पर जाबजा निशान थे। अगर उसके कमरे के बाहर से ना गुजरता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो जाता। वो उसकी लड़की पर झुका पर काबज था। देते वैसे से शख्स को की पीठ को देखा और उस पर धिक्का देकर उस पर से हटाया। वो दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता थे, लेकिन लड़की की हालत खराब थी। लड़की रुबाशा थी, जो आगाज में दुरेद के साथ उसके फ्लैट में पनाह लेने आए थे। वो लड़का तो वहां से भाग निकला, लेकिन रुबाशा के नजदीक जब वो आया तब वो कुछ कुछ होश में थे। दुरत ने बैठ से खींच कर चादर उस पर दी, लेकिन उसने रोशनी में दुरत का चेहरा देखा था जो उस पर झुका था। वो सब रिकॉर्ड करते अपनी जगह से उठा, उसके नजदीक आया, उस बाल्टी को पाँव की ठोकर मारते गिरा दिया। जैसे गलती से तुम मेरे घर गुस्सा आया था, वैसे गलती से मैंने तुझे श्रीलंका से निकाल कर यहाँ लाया और यहाँ तुझे जला दिया। मुझे जाने तो वो शख्स चला रहा था। रो कर दिखा, मुझे तेरे आंसू चाहिए, ये आहें नहीं, आंसू देखने हैं मुझे। शायद तेरे आंसू तेरी राह का सामान बन जाए। वो शख्स शायद ना रोता, लेकिन गर्म बैग उसके जिस्म के साथ चिपक गए थे। वह जमीन से अब उठ नहीं पा रहा था। उसका जला हुआ जिस्म मजीद जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे तो दुरेद अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुझे छोड़ दो। क्या तूने इन लड़कियों को छोड़ा जो तुझसे ऐसे ही भीख मांगा करती थी? वो औरतें जिन्हें तूने उनके शोहरों के सामने बेलबास किया करता था। वो श्रीलंका में भी इस काम की तफसील जानता था। उसने गन होल्डर से गन निकाली, उस पर एक ही गोली चलाता बाहर निकल गया। इन जैसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। रुबाशा दुरेद जजदानी, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा बदला ले लिया। वो आसमान की तरफ देखता मुस्कुराया। फोन पर आने वाले मैसेज को पढ़ता। वो घर दौरा था।